स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दूँ ना। हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ परीक्षा से पहले की तैयारी, आज आप लोगों के सामने मैं एक पेपर जो है वो सॉल्व करवाऊंगी। और वो जो पेपर है वो हमारी लाइव क्लास का में अभी मतलब आप लोगों से मैं पहले बात कर रही हूँ और अब मैं अपनी लाइव क्लास में जाऊंगी और वो पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे और उस पेपर के एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी। और ये लाइव क्लास चल रही है DSSB की लाइव क्लास में ये क्वेश्चंस का आंसर मेरे स्टूडेंट्स देंगे और मैं उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो दूंगी। बेसिकली ये जो हेल्पफुल है, ये आप देख भी सकते हैं कि ये DSSB के लिए क्या पेपर ही सॉल्व हो रहा है। DSSB के लिए ये मॉक टेस्ट है हमारा। एक्चुअली ये जो हम करवा रहे हैं ये हमने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को टेस्ट असाइन किया है और अब उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं दे रही हूँ। लेवल मैंने जो रखा है वो इजी टू मॉडरेट लेवल है, बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल का नहीं है। लेकिन हाँ, ये ऑनलाइन है जिससे स्टूडेंट्स का जो स्पीड है वो बढ़े इस पे करने के लिए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं स्टूडेंट्स के, तो ये ऑनलाइन इसलिए इनको टेस्ट असाइन किया गया है। तो आज आप लोग भी लाइव बैच के रिस्पॉन्स और वो सब चीज़ जो है वो देखेंगे। और क्या आज PGT का मेल का पेपर हुआ है, मेरा एक स्टूडेंट अभी देकर आया था पेपर, तो उसने बताया कि काफ़ी सारे क्वेश्चन, बहुत लेंदी पेपर था और मेजर राइटर्स से उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे चॉसर, सिडनी, स्पेंसर, इनमें से पूछे गए थे। ऑब्वियसली वो PGT है तो 200 क्वेश्चंस, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिटरेचर के आते हैं। TGT में इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 100 का होता है सेकंड पेपर, मगर फिर भी वो भी अब क्या पूछा जाए क्या नहीं कुछ नहीं पता चलता। और इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो ये नहीं है, अच्छा ठीक है। अगर आप लोगों को DSSB का बैच देखना हो तो DSSB का बैच इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें स्टोर में जाकर देखिए। बैचेस जो हैं वो 3 हैं, जिसमें से एक सिर्फ लिटरेचर का है, ये लाइव है लिटरेचर का, एक लिटरेचर ग्रामर का और तीसरा रिकॉर्डेड है। तीनों में ही नोट्स आप लोगों के घर पर पहुंचते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी लाइव क्लास। ये क्या हुआ? कहाँ खुली हुई है? नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत हो गई है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस समय, कुछ कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कैमरा नहीं हो रहा ना, वर्चुअल। देखो हो गया ना वर्चुअल कैमरा। वो स्टार्ट करो। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम लोग को टेस्ट पेपर डिस्कशन करना था और आई होप कि टेस्ट पेपर आप लोगों ने कर लिया हो। तो टेस्ट पेपर डिस्कशन, ये आप लोगों का टेस्ट पेपर था। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, टेस्ट पेपर डिस्कशन करना है आज, तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये एंटीपोलिस एंड ड्रोमियोज आर कैरेक्टर्स फ्रॉम द फो। ये एक्चुअली जो एंटीफोलस था और ये है ड्रोमियो। ये एंटीफोलस कैरेक्टर का नाम नहीं है, जगह का नाम था। ये जो ड्रोमियो और ये एंटीफोलस जो चीज़ें दे रखी है ये कहाँ से हैं? तो ये आपके 4 ऑप्शन थे, टेम्पेस्ट, कोरियोलिनस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। कहाँ से था ये?
दैट इज द कॉमेडी ऑफ एरर। कॉमेडी ऑफ एरर वर्क किसका है? विलियम शेक्सपियर का। कॉमेडी ऑफ एरर्स में से ये ड्रोमियो, साइराक्यूज ऑफ ड्रोमियो, ड्रोमियो ऑफ, ये जो एंटीफोलस एंड ड्रोमियो जो है वो कैरेक्टर्स किसमें जो है वो जो दिए गए हैं वो किसमें हैं? दैट इज इन कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, ये शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले है। और हाँ जी, कॉमेडी शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले है, तो द आंसर इज कॉमेडी ऑफ एरर्स। लगाती जाऊं निशान हैं? निशान लगाऊंगी तो फिर मुझे बार बार रुकना पड़ेगा। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु इज द हीरो ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट? हु इज द हीरो ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट? ऑरलैंडो, ओलिवर, जैक्स, टचस्टोन। यस, दैट इज ऑरलैंडो। हीरो इसका ऑरलैंडो है। एज यू लाइक इट शेक्सपियर का जो है पेस्टोरल रोमांस है। एज यू लाइक इट दैट इज, और जो इसका हीरो है दैट इज ऑरलैंडो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Which one of Coleridge's poem was included in lyrical ballads? Rhyme of the Ancient Mariner, Christabel, Kubla Khan, all of these. सबसे पहले राइम ऑफ द ये इसका आंसर जो है, नहीं जी सारी नहीं हुई है। किन्ने जवाब दिया? ये डी। इतना गंदा जवाब नहीं देते। पहली बात, जो लिरिकल बैलेड्स है 1798 में आया था, ठीक है, उससे रोमांटिक एरा की शुरुआत मानी जाती है। लिरिकल बैलेड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का जॉइंट जो है ये काम था। इसमें कितनी पोएम्स थी? हाउ मेनी पोएम्स वर देयर? इसमें थी कितनी? 23 पोएम्स, जिसमें से वर्ड्सवर्थ की कितनी थी? हाउ मेनी पोएम्स डिड वर्ड्सवर्थ? 19, और 4 पोएम्स थी कॉलरिज की। तो उनमें से एक पोएम थी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो इसमें मतलब इन चारों में से राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है वो इसमें करी गई है। ठीक है, तो ये एक सिग्नल शिफ्ट, लिरिकल बैलेड्स एक सिग्नल शिफ्ट माना जाता है कि जो ऑगस्टन एज से रोमांटिक एरा में जो चेंज दिखाया गया। क्या चेंज था? ऑगस्टन एज यानी कि नियो क्लासिकल एज में जो वैल्यू दी जाती थी वो किसको दी जाती थी? वो वैल्यू दी जाती थी रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और रोमांटिक एज में द लैंग्वेज वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। तो इसका आंसर है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, राइटिंग स्टाइल। चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डाइड ऑफ कोल्ड? हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डाइड ऑफ कोल्ड? हाँ, क्रिस्टोबल कॉलरिज के लिरिकल बैलेड्स में नहीं है बहन, लिरिकल बैलेड्स में नहीं है, लिरिकल बैलेड्स में नहीं है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डाइड ऑफ कोल्ड? प्लेटो, शेक्सपियर, ड्राइडन, बेकन। बेकन को एक्चुअली निमोनिया हो गया था। वो अपना जो है बाहर एक कोल्ड ठंड में वो एक चिकन में स्नो स्टफ करके ये देख रहे थे कि किस तरीके से प्रिजर्व करा जाता है। फ्रांसिस बेकन जो है वो ये देख रहे थे, बिल्कुल ठंड में खड़े होकर एक चिकन पे स्नो स्टफ करके देख रहे थे, प्रिजर्वेशन को देख रहे थे। बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से उनको जो है वो ठंड लगी और जो बाद में निमोनिया में बदल गई और इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो बेकन डाइड ऑफ कोल्ड। ठीक है जी, याद रहेगा जो मैंने बताया। तो बेकन डाइड ऑफ कोल्ड। आगे बढ़ते हैं। अ टेल ऑफ हॉरर, पैशन एंड ब्लड इज नोन एज? शेक्सपियर की डेथ के बारे में सही से किसी को नहीं पता कि उनकी मृत्यु किस वजह से हुई थी। विलियम शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता है कि वो बेंसन जॉनसन वगैरह सब लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे थे और उसके बाद उन्हें गर्मी लगी, गर्मी की वजह से उन्होंने कोट उतार दिया। लेकिन इसका ना कोई जो है प्रमाण नहीं, ऑथेंटिसिटी नहीं है। बेकन को बेकन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो ये देख रहे थे कि चिकन जो है वो कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। तो वो उसको प्रिजर्व करने का वो सोच रहे थे। उस बीच में बहुत लंबे समय तक वो ठंड में खड़े रहे, इस वजह से उन्हें ठंड का अटैक जो है वो पड़ गया था। ठीक है, तो अ टेल ऑफ हॉरर, पैशन एंड ब्लड इज नोन एज? नॉवल ऑफ आइडियाज, नॉवल ऑफ कैरेक्टर, गोथिक नॉवल। अब 3 ही थे इसमें, नन ऑफ दीज भी होना चाहिए था। दैट इज गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल है इसका आंसर। कि गोथिक नॉवल होते क्या है? गोथिक नॉवल जो होते हैं, अ टेल ऑफ हॉरर, पैशन एंड ब्लड इज नोन एज गोथिक नॉवेल्स। ये जो गोथिक नॉवल होते हैं
सबसे पहले जो गोथिक नॉवल इंग्लिश में लिखा गया था हॉरेस वॉलपोल का द कैसल ऑफ ओट्रेंटो था। दैट वाज हॉरेस वॉलपोल्स कैसल ऑफ ओट्रेंटो। इसमें ना मध्यकालीन युग के जो है कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। एक अंधेरा सा जो है वो कैसल्स होती हैं और जो है सुपर जो है बिल्कुल सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। तो गोथिक नॉवल में हॉरर, पैशन एंड ब्लड होता है। और हॉरेस वॉलपोल ने जो है पहला था कैसल ऑफ ओट्रेंटो जो है वो लिखा था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो परेशानी तो ना? अच्छा यहाँ नीचे था। एक्लॉग स्टैंड फॉर a short poem forming a dialogue between the shepherds, the priests, the politicians, the king. एक्लॉग्स का मतलब होता है, एक्लॉग्स होते हैं जो पेस्टोरल पोएम्स होती हैं। लोग मतलब डायलॉग होता है। तो जो शेफर्ड्स के बीच में डायलॉग्स होते हैं उन्हें एक्लॉग्स जो है वो कहा जाता है। स्पेंसर की कौन सी पोएम जो है वो जिसमें 12 एक्लॉग्स हैं, बताना कौन सी है? स्पेंसर की अभी पढ़ाई है मैंने तुम्हें, शेफर्ड्स कैलेंडर। यस बिल्कुल, शेफर्ड्स कैलेंडर, जिसमें 12 महीने के नाम पर जो है 12 एक्लॉग्स हैं। याद है? याद है तुम्हें? भूल तो ना गए? ओ बहन याद है? याद है, चलो बहुत बिल्कुल सही बात। दैट इज द शेफर्ड्स। ठीक है, शेफर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। लैम्पून विच इन्वॉल्व्स कैरिकेचर एंड रिडिक्यूल इज ऑफन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सेटायर ऑन द ग्राउंड दैट इट इज। लैम्पून के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है लैम्पून विच इन्वॉल्व्स कैरिकेचर एंड रिड्यूक्यूल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सेटायर, पर्सनल, अनजस्ट, मोटिवेटेड बाय मैलिस, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ये बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होना चाहिए आपका यहाँ ये है पहले। हाँ, लैम्पून होता क्या है? लैम्पून जो है, लैम्पून का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, किसी का कैरिकेचर, किसी को मजाक उड़ाना, किसी को किसी के कैरेक्टर मतलब किसी के व्यक्ति की कोई एक स्वभावगत कमी को बढ़ा चढ़ाकर बताना, दैट इज कॉल्ड लैम्पून। ठीक है ठीक है, तो इसे लैम्पून कहा जाता है। अब लैम्पून जो होता है ना, ये सेटायर से अलग होता है। सेटायर जो होता है वो बेसिकली किया जाता है जनरल वे में किया जाता है किसी कमी को सुधारने के लिए। लेकिन जो लैम्पून होता है ना, वो किया जाता है किसी को टारगेट करने के लिए, किसी को बहुत बुरी तरीके से मतलब आप अगर किसी से चिढ़ते हैं तो आप उस पे उसको सुधारना आपका मकसद नहीं है, तो आप लैम्पून लिखते हैं। और सेटायर का मतलब होता है कोई ऐसी फॉली या कोई ऐसी चीज जिससे कोई ऐसी कमी जिसको सुधारना मकसद हो, उस पर सेटायर किया जाए, उस पर सेटायर किया जाता है। ठीक है, तो अब बताओ, जो सेटायर होता है ना वो जनरल होता है, और जो लैम्पून होता है ना वो उसमें वो किसी व्यक्ति से को विशेष को टारगेट करके किया जाता है। तो वो पर्सनल होता है, अनजस्ट होता है, मोटिवेटेड बाय मैलिस होता है। मैंने सारी चीज आपको बताई। लैम्पून में का मकसद किसी को सुधारना नहीं होता। लैम्पून का मतलब होता है किसी को पर्सनली टारगेट करना जिससे आप चिढ़ते हो। तो पर्सनल, अनजस्ट, मोटिवेटेड बाय मैलिस, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें। ठीक है जी। अबे क्यों जवाब दे रहे हो यार, ऐसी गंदे गंदे बात मत क्या करो भैया। डी होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। ऐसी ऐसी बात करेंगे। अब यहां पर पूछा गया है नॉवल इज द डैश ऑफ द लिटरेरी फॉर्म्स, यंगेस्ट, ओल्डेस्ट, मोस्ट प्रिमिटिव, नन ऑफ द अबव। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसका आंसर ना डाइसी हो जाता है। ठीक है, इसका जो है इसका जो आंसर है वो डाइसी। इसमें पूछा गया है कि नॉवल जो है वो जो लिटरेचर की जो फॉर्म है वो नई है, पुरानी है, प्रिमिटिव है, क्या है? तो मैं आपको, मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत पुरानी। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब पाषाण काल की। अब बात यह है कि अगर आप नॉवल को देखें तो पहला जो जैपनीज है, द टेल ऑफ जेंजी, वो माना जाता है। इसके अलावा चौसर का जो है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा साइकोलॉजिकल नॉवल माना जाता है। कल ही आप लोगों को मैंने पढ़ाया था द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, लाइफ ऑफ जैक विल्टन, है ना? तो जो है वो उसमें जो है वो भी क्या है, वो भी एक नॉवल है, पिकारस्क नॉवल है। अब बात ये है, यहाँ पर कई जगह पे नॉवल को ओल्डेस्ट फॉर्म माना गया है, कहीं पर नॉवल को यंगेस्ट फॉर्म माना गया है,
क्योंकि नॉवल नॉवल के रूप में 18वीं सेंचुरी में आया था। नॉवल नॉवल के, अभी रुक जाओ नेहा, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को पढ़ा लेने दो। अभी ऐसे मैंने तुम्हारा क्वेश्चन देख लिया, मगर मेरे को बीच में इंटरप्ट मत करो ना, मैं पढ़ा तो लूं। नॉवल इज द, इसीलिए इसमें क्योंकि जो फॉर्म आई थी ना, फॉर्म वो जो है वो 18वीं सेंचुरी में आई थी, इस हिसाब से ये यंगेस्ट हो सकता है, क्योंकि बाकी सारी फॉर्म्स पहले ही आ चुकी थी। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो नॉवल की रूट्स जो है वो 2000 साल से भी पहले मिलती हैं, तो ये ओल्डेस्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर डाइसी है, मगर इसको सर्वसम्मति से इसे यंगेस्ट फॉर्म माना गया है, तो इसलिए नॉवल इज द यंगेस्ट ऑफ द लिटरेरी फॉर्म्स। तो इसमें मैंने आपको दोनों ही चीज बता दी, नॉवल इज द यंगेस्ट ऑफ द लिटरेरी फॉर्म्स। अब जरा ये पूछ रही है कौन सा है, ये वाला पूछ रहे हो, मोटिवेटेड बाय मैलिस, इसका मतलब होता है किसी के प्रति दुर्भावना से पीड़ित होकर जब कोई काम किया जाता है। बार बार कह तो रही हूँ कि किसी किसे चिढ़कर, किसे उसमें करके करा जाता है, किसी के प्रति दुर्भावना से पीड़ित होकर, ठीक है, तो उसको कहा जाता है। अब समझ गए? जैसे कि अभी मैं तुम्हें इसका एग्जाम, बट मैम मैं इसमें मैं भी उसमें नहीं कह सकती, इसमें इस वाले क्वेश्चन को मैं भी इसमें वो नहीं हूँ, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से तो ओल्डेस्ट होना चाहिए। लेकिन नॉवल की, अब कई बार क्या होता है ना, नॉवल जो नॉवल फॉर्म में आया है वो 18वीं सेंचुरी में आया, तो उस हिसाब से इसे यंगेस्ट मान सकते हैं, इसीलिए हम भी यंगेस्ट मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक ऑप्शन एक ही देना, ये क्वेश्चन ही नहीं देना चाहिए था, ये गलती कर दी मैंने क्वेश्चन देखे। चलो अब आगे देख लो। द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी इज पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एनिमल फार्म, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया इसमें इसके आंसर में चारों ही हैं। एलिगरी का मतलब होता है कि जिसमें एक हिडन मीनिंग छिपा हुआ होता है, उसे एलिगरी कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 लाइन स्टेंजा ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर राइमिंग ए बी ए बी ए बी सी सी इज नोन एज टर्जा, ओटावा, स्पेंसेरियन, हीरोइक कपलेट। तो इसका आंसर है ओटावा रिमा। अच्छा ये बताओ, जो रिमा वर्ड लग गया, तो ये स्टेंजा फॉर्म कहाँ से आई? फ्रॉम वेयर दिस स्टेंजा फॉर्म हैज बीन इम्पोर्टेंट? इटली। कौन लाया था ओटावा रिमा को इंग्लैंड में इटली से? कौन लाया था, कौन लाया यार? बिल्कुल सही, ओटावा रिमा, ओटावा रिमा। अच्छा, स्पेंसेरियन जो स्टेंजा होता है उसमें और ओटावा रिमा में क्या फर्क होता है? स्पेंसेरियन में और ओटावा रिमा में कंधे पर रखे स्पेंसेरियन में 9 लाइन्स होती हैं, इसमें जो होती हैं वो 8 लाइन्स होती हैं। बिल्कुल सही जवाब, तो इसका आंसर है ओटावा रिमा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. One of the earliest instances of mock epic poem in literature is believed to be The Battle of Frog and Mice, Culex, Canterbury Tales, none of these. तो मैं आप सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊं, एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब सा है, तो वो मुझे बताना पड़ेगा। ये मैंने लिखा है इसका, आपको पता है इसका ये ना एक ग्रीक वर्ड है, और इसका जो है ये है दैट इज BATRACHYO ये एक ग्रीक टर्म है। इसका मैं आपको उसको बोल के बताती हूँ। इसका बेट्रा काम्यो मोकिया, बेट्रा काम्यो मोकिया, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। बेट्रा काम्यो माकिया। तो ये जो है ये इसका ग्रीक नेम है, दैट इज इट्स ग्रीक नेम। बेसिकली मुझे जो इसमें बताना है वो ये बताना है कि ये मॉक एपिक है, ये मॉक एपिक या ये पैरोडी है। किसकी पैरोडी है ये? दिस इज अ पैरोडी ऑफ इलियड। इलियड, होमर की इलियड की पैरोडी है ये। बेट्रा कोमो ये है बेट्रे काम्यो मोकिया। इसका प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है बेट्रा काम्यो मोकिया, ठीक है।
मोए मोए हो गया, बेट्रा कामियो माकिया, ये एक ग्रीक नेम है, ये एक मॉक एपिक है और ये पैरोडी है इलियड की। ये एग्जाम में इंग्लिश में ही आएगा। एक्चुअली मैंने ना इसका मीनिंग बताया क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस जो है वो मॉक एपिक है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो नाम है ये किसका जो है वो नाम है। भाई इस बार जो क्वेश्चंस भी आए ना, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। तो टीजीटी में वो चीज़ तो नहीं पूछी जाती है, बट यू मस्ट नो एवरीथिंग। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, मेरा जो स्टूडेंट अभी पेपर देकर आया है उसने ये बताया कि मैम अभी उसको अभी अभी रिसेंटली उसने बैच परचेज करा था, तो उसने लेकिन उसके को हमने अपने जो रिकॉर्डेड वो थे वीडियोस वो भी दे रखे थे। तो उसने जो है कहा कि उसमें 64 के ढेर क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ढेर चीज़ें जो है वो पूछ रखी है। तो भाई यू नेवर नो कहाँ कौन सी चीज़ आपके काम आ जाए। तो आई एम गिविंग यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो दे रही हूँ सर रख लो यार, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ठीक है जी, ठीक है। अरे आज उसका था ना D++ पीजीटी का। हाँ, मेल का। चलो आगे बढ़ते हैं। मैम आज पीजीटी एग्जाम हुआ उसमें 30, अरे रुक जाओ, राइटर का नेम इसमें नहीं दे रखा। एक्चुअली इसके पोयम की लाइन का मीनिंग पूछा है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं इसे। एक्चुअली मैं तुम्हें बार बार एक चीज ये बोल रही हूँ, वो पीजीटी है ये टीजीटी है, दोनों में बहुत फर्क होता है। दोनों का सिलेबस भले ही सेम है मगर क्वेश्चंस का लेवल में बहुत फर्क हो जाता है। यहाँ 100 क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर 200 क्वेश्चंस थे। दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम इन 200 क्वेश्चंस, उसकी कट ऑफ भी नीचे जाती है। तो यू डोंट नीड टू डू दिस, जो मैं करा रही हूँ उसे पहले उसे तो कर लो बहन, उसके बाद आगे भी बढ़ जाएंगे। जो मैं करा रही हूँ मैं तो आपको ऑलरेडी इतनी अच्छी अच्छी चीजें डिटेल में, अब अगर आप मैं डिटेल में ना करा रही हूँ तो बताओ, है ना। ठीक है। तो इसका ये इसके ना राइटर का नहीं दे रखा था, इसमें ये बताया हुआ है कि ये शायद होमर नहीं लिखा है, मगर इसका राइटर कौन एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया है। ये पैरोडी है इलियड की, ये इलियड की पैरोडी है। मॉक एपिक पोएम का सबसे पुराना जो एग्जाम्पल माना जाता है दैट इज बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस। आप लोगों का क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल मैंने बनाया है, मैंने इसमें ये जो मैंने लेवल बनाया है ना, ये जो लेवल है ये इजी टू मॉडरेट लेवल बनाया है। अब धीरे धीरे आगे और चीजें उसको लेवल अप करेंगे चीजों को, ठीक है। अब ये हाँ ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा इसको मैं यहाँ से दिख रहा है ये वाला। द डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज प्लान्स टू डैश अ वाइब्रेंट इकोसिस्टम फॉर द कैपिटल गुड्स सेक्टर टू डैश मैन पावर इश्यूज। तो इसका ऑप्शंस ये हैं आपके, ऑर्गेनाइज, अनफोल्ड, क्रिएट, एड्रेस और एक्सपोर्ट, रिजॉल्व या कॉन्स्टिट्यूट आंसर। द डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज प्लान्स टू, एक बार के दिमाग में ये आता है कि क्यों ना ये एक्सपोर्ट और रिजॉल्व हो जाए, लेकिन बात ये है द डिपार्टमेंट इकोसिस्टम को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इकोसिस्टम को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये ऑर्गेनाइज और अनफोल्ड नहीं होगा। टू अनफोल्ड, अनफोल्ड जिसने, एक बात बताओ तुम ना दोनों चीजों को लगा के देखो, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। आप अगर इसमें अनफोल्ड लगा दोगे, पहले मतलब ऑप्शन ए लगा दोगे, अनफोल्ड का मतलब तो होता है कि किसी चीज को खोलना, ठीक है। अब आप अगर कहते हैं द डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज प्लान्स टू क्रिएट, एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम को क्रिएट करना चाहता है जिससे कि जो मैन पावर इश्यूज है उनको जो है संबोधित किया जा सके, तो संबोधन के सेंस में यहाँ बी आएगा। रिजॉल्व करना हो सकता था, इसका आंसर सी भी हो सकता था, लेकिन हम इकोसिस्टम को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, पहला वाला सही नहीं बैठता। कॉन्स्टिट्यूट एंड आंसर बनाने के सेंस में नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूट करने के किसी का ये होता है क्रिएट, किसी चीज का कोई है ही उस चीज को बनाना, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूट है तो आंसर नहीं होगा क्योंकि वो चीज जो है किसी चीज का जो है संबोधन देने के सेंस में आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा बी, क्रिएट एंड एड्रेस। तो आंसर इज 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा था मुझे, इसके ऑप्शन जरा नीचे जा रहे हैं। While he once had the wish to learn Portuguese, his dash to master the language faded after dash how really difficult is it?
मेरे को इसमें एक बार को देखते ही मेरा मन करा कि मैं इसको जो है ए लगा दूं, एफर्ट्स एंड एक्नॉलेजिंग, ठीक है। फिर मैंने यहाँ और पढ़े तो मैंने ये देखा कि भाई इसका ऑप्शन जो है सबसे सही जो बैठता है वो डी बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि वाइल ही वंस हैड द विश टू लर्न पोर्टुगीज ही हिज, क्योंकि ना जो एफर्ट्स होते हैं वो फेड नहीं होते। एफर्ट्स जो होते हैं वो आपके कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मगर फेड नहीं होते। एफर्ट्स क्या होते हैं, वो आपके एफर्ट्स फेड नहीं होते, लेकिन आपके जो अलाक्रिटी है, यानी कि जो आपकी अलाक्रिटी का मतलब होता है कि उत्सुकता, किसी काम को करने की उत्सुकता जो होती है वो जो तत्परता जो होती है वो फेड हो जाती है, ईगरनेस जो होती है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर आएगा अलाक्रिटी एंड रियलाइजिंग। तो इसका ये है, वाइल ही वंस हैड द विश टू लर्न पोर्टुगीज हिज अलाक्रिटी टू मास्टर द लैंग्वेज फेडेड आफ्टर रियलाइजिंग, रियलाइज करने के बाद हाउ डिफिकल्ट इट रियली इज। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको इसमें जो है एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन भरना है। इट वॉज लिंकन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अमेरिकाज फ्रीडम एंड यूनिटी एंड येट डैश हैविंग अकम्प्लिश्ड ऑल दिस ही हैड द ह्यूमिलिटी to say I have done nothing dash make any human being remember that I have lived, to, of, in, to, after, to और for, on। इसमें जो है इट वॉज लिंकन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अमेरिकाज फ्रीडम एंड यूनिटी एंड येट आफ्टर हैविंग अकम्प्लिश्ड। बात ये है कि यहाँ पर हमने जो है वो पार्टिसिपल का यूज किया, एंड येट आफ्टर हैविंग अकम्प्लिश्ड ऑल दिस ही हैड, ये पार्टिसिपल यूज किया, हैविंग अकम्प्लिश्ड ऑल दिस ही हैड द ह्यूमिलिटी, और यहाँ हम प्रेपोजिशन के तौर पे आफ्टर को यूज कर रहे हैं। आफ्टर हैविंग अकम्प्लिश्ड ऑल दिस he had the humility to say I have done nothing, to make infinitive use किया है, to make any human being remember that I have lived, after and to। तो ये जो है आपका हुआ C। World Tuberculosis Day is celebrated dash raise awareness about the devastating consequences of TB and how to end the global epidemic dash this lung disease। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेटेड वाई क्यों किया जाता है? टू रेज अवेयरनेस, टू रेज अवेयरनेस, तो टू आएगा पहले में, एंड ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ दिस लंग डिजीज, एंड द ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ दिस लंग डिजीज, एपिडेमिक टू एंड द ग्लोबल एपिडेमिक। भाई ये अधिकार के सेंस में यूज हो रहा है इसलिए ऑफ लगेगा, तो आंसर इज टू एंड ऑफ, आंसर इज टू एंड ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फॉर द फ्रेंच स्टेट्समैन एंड मिलिट्री लीडर हु डैश टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड डैश सेवरल सक्सेसफुल कैंपेन्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये पूरा पास्ट में लिखा हुआ है, तो पास्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ पर पास्ट, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये हम तब लगाते हैं जब पास्ट से पास्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर जो ये पूरा पास्ट में लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेपोलियन बोनापार्ट वाज द फ्रेंच स्टेट्समैन एंड मिलिट्री लीडर हु रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड डैश सेवरल सक्सेसफुल कैंपेन्स ड्यूरिंग द लेड आएगा। तो दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। बी, इसका आंसर आएगा बी, रोज एंड लेड। India dash a land frontier of about 15,200 kilometers and अरे क्वेश्चन तो पढ़ ले, and a coastline of 7,516.6 kilometer among the Indian state Gujarat dash the longest coastline। यहाँ पर आप एक चीज ये देखिए कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये चीज पहली बात ये प्रेजेंट में बात की जा रही है, ठीक है। इंडिया के पास पोजेशन का सेंस बताया जा रहा है, और जब पोजेशन का सेंस बताते हैं तो हैज और हैव लगाते हैं और उसके बाद नाउन आता है, और इंडिया सिंगुलर है उसमें यूज किया जा रहा है। पीपल ऑफ इंडिया वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग इंडिया एज अ कंट्री, एज अ होल। तो इंडिया हैज अ लैंड फ्रंटियर, ये नाउन आया। एक चीज याद रखिएगा कि जो ये हैज और हैव जब पोजेशन बताते हैं तो इनके बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन आता है। जैसे मैंने आपको बता रखा ना, वर्ब्स में बता रखा है, बताया है मैंने कुछ आपको,
बहुत हजारों साल पहले, जब मैंने 3-4 दिन पहले बताया था, तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो कौन से वर्ब्स होते हैं जिनके बाद एडजेक्टिव्स एंड नाउन आते हैं। हैव और हैव के बाद सिर्फ और सिर्फ जो है वो नाउन जो है वो यूज किया जाता है। और यहाँ पर है, ये देखिए, लैंड फ्रंटियर द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो यहाँ आएगा इंडिया हैज। पोजेशन के सेंस में हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। ठीक है जी, ये पोजेशन के सेंस में हम यूज कर रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया डैश सबमर्ज्ड इन द 2004 सुनामी, was being, had been, were, was। यहां पर ये मैं सी और डी ऑप्शन अपने आप ही लिख देती हूं। सी है वर और डी है was। अब आप पढ़कर बता दो। The southernmost point of Indian mainland is Kanyakumari. Indira Point, which is the southernmost point of India, was submerged. Was इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर पास्ट का जो है वो टाइम दिया हुआ है और सुनामी के द्वारा जो है कोई काम किया गया था। was submerged in the, कि वो वैसे तो केवल ये सबमर्ज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बाय सुनामी का सेंस आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे वॉज लगा रहे हैं। तो आंसर इज डी, वॉज। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 19। इसमें आपको चूज करना है, चूज द सेंटेंस दैट कंफर्म्स टू स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके के क्वेश्चन DSSB TGT में पूछे जाते हैं, जिसमें यह पूछा जाता है कि 4 आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब ये होता है कि कौन से सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। तो हम सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। इंडियाज रिच कल्चर, और उसमें गलती भी देखेंगे, इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, है ना, ये समझ नहीं पाई। अरे बहन, मैं किस काम के लिए हूं, फिर मुझे किस लिए रख रखा तुमने। India's rich cultural heritage and centuries of evolutionary tradition was been being। आप यहाँ ये देखो, यहाँ पर ये आ रहा है was been being, ये स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ये जब भी कभी स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज आता है ना, तो उसका मतलब होता है कि जब आपको सेंटेंस को यूज करना है और उस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज। तो क्या हम स्टैंडर्ड इंग्लिश में वॉज बीन बीइंग एक साथ लगाते हैं? या तो वॉज बीइंग लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं, वॉज बीइंग या हैव बीन, हैड बीन लगाते हैं। तो ये गलत हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। India's rich cultural heritage and centuries of evolutionary tradition is manifested। यहाँ ये देखो, हाँ, स्पॉटिंग एरर की तरह, ये is manifested by the huge variety of handicrafts made all over the country। आप क्वेश्चन को पढ़ के देखिए कि इंडिया का कल्चरल हेरिटेज एंड सेंचुरीज ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेडिशन बात करी जा रही है। इंडियाज एंड सेंचुरीज ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेडिशन इज मैनिफेस्टेड, तो कल्चरल हेरिटेज एंड एवोल्यूशनरी ट्रेडिशन को एक ही माना गया है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब जो है वो इज लगाया है। ठीक है, इज मैनिफेस्टेड, इसमें ना आपको गलती नहीं ढूंढनी, हैंडीक्राफ्ट सही है, हैंडीक्राफ्ट्स में उसमें गलती नहीं है। इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड सेंचुरीज ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेडिशन, यहाँ ना ये दोनों को अरे एक मिनट, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू पुटिंग ABCD? अभी मेरे को समझा तो लेने दो। इसमें ये लगाना, ये तुमको ये नहीं पता तुम्हें इसमें करना क्या है, तुम आंसर दे रहे हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, पेशेंस की कमी। और अगर इस पेशेंस को नहीं रखोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। जब अभी पेशेंस रख लोगे ना तो वहां एग्जाम में फटाफट आंसर दे के आओगे। यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस लिखे हैं ना, इनमें से ये पूछा गया है इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही ग्रामेटिकली सही लिखा गया है, ये पूछा है। पहला वाला गलत था तो ए तो हो ही नहीं सकता। आपका बी वाला पार्ट मैं बता रही हूं कि ये देखो, इंडिया में इसमें देखो, अब मैं बी भी छोड़ती हूँ, सी पे आती हूँ। इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज वॉज मैनिफेस्टिंग बाय द ह्यूज, वॉज मैनिफेस्टिंग बाय द ह्यूज वेराइटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट, वॉज मैनिफेस्टिंग नहीं होगा
इंडियाज रिच वॉज जब बाय आ रहा है तो वॉज मैनिफेस्टिंग नहीं आ सकता, यहाँ बीइंग आना चाहिए था जो नहीं लगा हुआ, तो यानी कि सी भी गलत है। जरा डी भी देख लो, इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज हैड बीन मैनिफेस्टेड, हैड बीन नहीं होगा क्योंकि हैज बीन मैनिफेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि पास्ट की बात नहीं करी जा रही है। हमारे इंडिया के रिच कल्चर को हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने हैंडीक्राफ्ट से, है ना। तो इसका जो आंसर है वो बी है, द आंसर इज बी। आप यहां देखिए पहले कैसे है, इसमें दो सेंटेंस उनको जोड़ा गया, इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड सेंचुरीज ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेडिशन। दोनों को, हेरिटेज और ट्रेडिशन को एक ही माना गया है, दोनों को एक ही माना गया है, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन को। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है, इसीलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज करा है। और उसके बाद मैनिफेस्टेड बाय लिखा है यहाँ पर, ये जो चीज है ये आपका पैसिव वॉइस में लिखा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में करा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है इसका सही आंसर, दैट्स बी। जो स्टैंडर्ड यूसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका मतलब होता है देयर विल बी 4 ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू। आपको पढ़कर उसमें देखना है कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा हुआ है। सारे क्वेश्चंस एक से दिखेंगे आपको, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती होगी, वो गलती ही आपको सबसे पहले पकड़नी। ये तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, ये लेवल अभी मैंने कहा ना अभी अपग्रेड करेंगे थोड़ा सा पहले, क्योंकि ये दूसरा ही टेस्ट था जो अभी हमने असाइन करा है, समझे। ये तो टाइम टेकिंग है ही है, किन्ने का टाइम टेकिंग नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर है बी। अब जब तुम्हें हैबिट पड़ जाएगी ये करने की तो तुम जल्दी जल्दी कर लोगे ना। तुम आप समझ रहे होंगे ना मैंने तुम्हें क्यों जल्दी टेस्ट देने शुरू कर दिए। हाँ हाँ, तो सही था, तो सही था, अगर हैज बीन होता तो सही था, है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें टेस्ट दिए। इसीलिए ये टेस्ट ओपन एंडेड है, वो मतलब मल्टीपल टाइम्स का है कि जब तुम समझ जाओ तो तुम इनको करो, इसलिए तो दिए हैं। कुछ सोच समझ के ही तो मैं काम कर रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये फिर देखो स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज वाला है, तो आपको अब आप अपने आप ये देखो, मैं पढ़कर बताती हूँ, ठीक है, मैं पढ़कर बताती हूँ। आप देखो, ट्राइबल आर्ट लाइक फोक आर्ट हैज आल्सो प्रोग्रेस। पहली गलती यहाँ देखो, ट्राइबल आर्ट लाइक फोक आर्ट, पहली बात तो ये है कि बात ट्राइबल आर्ट की करी जा रही है। यहाँ पर ये देखो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी जो नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन ए गलत हो गया। समझ में आ गई मेरी बात पहली वाली, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी जो नहीं आ रही है, हैज आल्सो प्रोग्रेस्ड, इसीलिए ये सेंटेंस में ये गलत है। अब ऊपर देखो, दूसरा देखो, ट्राइबल आर्ट हैव आल्सो प्रोग्रेस, यहां गलती ये है कि बात ट्राइबल आर्ट की करी जा रही है और यहाँ हैव लगा दिया गया है, होना क्या चाहिए था यहाँ पे हैज, ये भी गलत है। तीसरा देखो, ट्राइबल आर्ट लाइक फोक आर्ट हैज आल्सो प्रोग्रेस, हमें ये पता चल गया गलती केवल इस चीज में है, हैज आल्सो प्रोग्रेस यहाँ आ गया, सही है, तो आंसर क्या होगा, दैट इज सी। ऐसे करना है, बात समझ में आई कैसे करना है या नहीं आई। ऐसे करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, ये इसमें एरर छटनी है। इट हैज बीन एडवाइज्ड बाय आवर टीचर दैट वी शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर, बताओ क्या गलती है, ए बी सी डी, किसमें गलती है। इट हैज बीन एडवाइज्ड बाय आवर टीचर दैट वी शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर, सी में क्या गलती है बहनों और भाइयों, वो भाई जो अभी आए नहीं हैं, दैट वी शुड अवॉइड, यहां पर अवॉइड के बाद जो आता है वो जेरेंड आता है, इसलिए यहां ट्रेवलिंग आएगा। अवॉइड के बाद जेरेंड आता है तो ट्रेवलिंग आएगा, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। द रॉबर्स एंटर्ड द हाउस एंड सेड टू द मैन, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। द ए बी सी डी देख लीजिए, द रॉबर्स एंटर्ड द हाउस एंड अनलेस, अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता, अनलेस यू गिव आएगा। अनलेस का अपने आप ही मतलब होता है कि जिसमें जो है बहुत, अनलेस मतलब होता अगर नहीं, ठीक है, अगर नहीं, हाँ, तो ये सुपरफ्लुअस होगा तो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, फॉस्टरिंग का सिनोनिम देना है। फॉस्टरिंग, सेफ गार्डिंग, नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग, नर्चरिंग। फॉस्टरिंग का मतलब होता है किसी चीज को जो है पोषण देना,
तो पोषण के सेंस में यहाँ आएगा नर्चरिंग। वैसे मैं आपको सबके मीनिंग भी बता देती हूँ, तुम भी क्या याद करोगे, किससे पाला पड़ा था। सेफ गार्डिंग जो वर्ड है उसका मतलब होता है, सेफ गार्डिंग का अ मेजर टेकन टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग। मेजर यानी कि कोई तरीका जो अपनाया जाता है किसी को या किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेग्लेक्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को केयर ना करना। उसके बाद इग्नोर करने का मतलब भी होता है किसी चीज को अवॉइड कर देना। और नर्चरिंग मतलब होता है केयर करना। रश आर के पहले द जरूरी है, हाँ जी जरूरी है। चूज द करेक्ट सिनोनिम। मैसिव, लमसम, स्ट्रॉन्ग, लिटिल, ह्यूज। सिनोनिम, मैसिव का सिनोनिम चूज करो। मैसिव का, मैसिव होता है बहुत बड़ा, मैसिव, तो उसका होगा ह्यूज। लमसम इकट्ठा, स्ट्रॉन्ग और वो तो पता ही है, तो मैसिव का होगा ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट एंटोनिम। फोरमोस्ट। भाई ये पेपर आज पूरा तो नहीं होने का, मगर फिर भी जितना हो सका उतना करा दूंगी। फोरमोस्ट का मतलब होता है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका होगा अनइम्पॉर्टेंट। अच्छा, हाइंड मोस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइंड मोस्ट? फोरमोस्ट का ऑपोजिट हो गया अनइम्पॉर्टेंट। हाइंड मोस्ट का मतलब होता है अल्ट्रा मॉडर्न। हाइंड मोस्ट इज अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न, ठीक है। तो दैट इज एंटोनिम है इसका अनइम्पॉर्टेंट। विद अ हाई हैंड मीन्स, with a high hand means a praiseworthy way, in a dictatorial way, in a nasty way, in an honorable way। भाई with a high hand, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ही करूंगी सब, ठीक है ठीक है ठीक है, बस भाई को पता है सब, ओके। तो ये होता है दैट इज इन अ डिक्टेटोरियल वे। अबे डी ना होता, बी होवे बी, लंबा बदतमीज। देखो, विद अ हाई हैंड मींस इन अ डिक्टेटोरियल वे, दैट्स बी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स 26, इन अ डिक्टेटोरियल वे। इसका मतलब होता है अथॉरिटी को ऐसे यूज करना कि जो दूसरों को पसंद ना है, ठीक है। हर चीज में जो है अपनी 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 करना, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। 27 पे आते हैं भाई। नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। सही प्रेपोजिशन भरो। अफ्रेड ऑफ, बिल्कुल सही। अफ्रेड के साथ जो सही प्रेपोजिशन आता है दैट इज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 28, आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, इसमें प्ले आएगा, क्यों? ये कौन सा टेंस है? ये टेंस कौन सा है? दैट इज आपका रेगुलर एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 29, डोंट मेक सो मच नॉइज, ही डैश टू स्टडी फॉर हिज एग्जाम्स। दैट इज ही इज ट्राइंग, इतने वो बेचारा इस समय पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू स्टडी फॉर हिज एग्जाम, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, choose the correct option that could replace the portion in the sentences given in bold। The little boy does whatever his father was done। The little boy does whatever his father does, whatever his father does। तो जो छोटा बच्चा वही करता है जो उसके पिताजी करते हैं, तो whatever his father does, तो यहाँ आएगा दैट सी। was के साथ नहीं आएगा बहन, was हट जाएगा, पूरा है ये डज, was नहीं आएगा, was भी हटेगा। द लिटिल बॉय डज वॉट एवर हिज फादर डज, ये was भी हटेगा और ये डन भी हटेगा, पूरा हटेगा, ये was डज नहीं आएगा। बोल्ड कोई बात नहीं, छोड़ दो वो। यू नीड नॉट कम अनलेस यू वॉन्ट टू। भाई मैंने अभी मॉडल्स पढ़ाए थे जो ग्रामर वाले उसमें है, तो मैंने एक चीज बताई थी, हैं याद है मेघना? याद है मैंने क्या बताया था? नीड नॉट और डोंट नीड टू में अंतर बताया था मैंने। क्या अंतर था? नीड नॉट का मतलब होता है बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, और डोंट नीड टू का मतलब होता है जरूरत तो नहीं है करने की, मगर मन करे तो कर सकते हैं। ये दोनों में अंतर होता है, नीड नॉट एंड डोंट नीड टू में, है ना? हाँ जी, तो ये जो है यहाँ पर ये आएगा, यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तो यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू, कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है जब तक तुम आना ना चाहो, तो इसका ए है।
और ए इसलिए है क्योंकि इसमें जो है अगर तुम्हारा मन करे तो तुम आ सकते हो, यू कैन कम। विच इज अ रिपोर्टिंग वर्ब? टेल, गो, बी, सीन। विच इज अ रिपोर्टिंग वर्ब? दैट्स टेल, बिल्कुल टेल इज अ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 33, ही सेड दैट इट वाज कोल्ड आउटसाइड, विच वर्ड इज अच्छा हाँ, विच वर्ड इज ऑप्शनल। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझे? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इनमें से ऑप्शनल कौन सा है। इनमें से एक बात बताओ, ऑड वन आउट कौन सा है? ऑड वन आउट कौन सा है? सेड, वॉज, बीइंग सारे वर्ब्स हैं। सेड, वॉज और बीइंग सारे वर्ब्स हैं। जो दैट है ना वो वर्ब नहीं है। ये इसमें ये है, ऑड वन आउट पूछा गया है, ऑड वन पूछा गया है। दैट क्या है? इसमें कंजंक्शन के तौर पे यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है। तो इसमें यह पूछा गया था विच वन इज द ऑड वन आउट। तो ऑप्शनल का मतलब यह है कि इनमें से कौन सा ऑड वन है। तो ये जो है देखो, अब क्वेश्चन को देखो, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। सेड, वॉज, बीइंग वर्ब्स हैं, दैट नहीं है। इसीलिए हम नहीं खेल रहे मैम। ये क्या तरीका हुआ आज? यही तरीका हुआ, खेलना पड़ेगा। मैं तो खिलाऊंगी जबरदस्ती, खेलना पड़ेगा बस। ले मैं तेरे लिए प्यारा सा क्वेश्चन लिया है। मैम क्वेश्चन नंबर 32 बता दीजिए। एक मिनट, 32 में क्या था? 32 में ये पूछा था बिंटू कि इनमें से रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं ना। ही सेड तो ही टेल्स, तो वो जो होता है उसको ही टेल्स मी, तो ये इस तरीके से उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा गया है। ये वो है। ठीक है, चलिए अब हम 34 लो। मैंने अब मैं तुम्हारे खेलने लायक क्वेश्चन लाई। नहीं, एक्चुअली इस क्वेश्चन को पूछ के ये तुम्हें ना केवल ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ही वॉज फीलिंग कोल्ड और वो विच वर्ड इज ऑप्शनल, तो इसमें था कि हम इसमें से कौन सा वर्ड जो है, इनमें कौन कौन से हम यूज करें। ही वॉज फीलिंग कोल्ड, ही वॉज बीइंग कोल्ड, ये मतलब हम इनमें से ये सब लगा सकते हैं, वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं। मगर इनमें से कौन सा यूज नहीं कर सकते, वो दैट। ये केवल दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। ऑड वन आउट पूछा गया था क्योंकि अब क्वेश्चन के ऑप्शन देख के हमें ये पता चल रहा था तीनों वर्ब्स हैं, दैट ही केवल वर्ब नहीं है। ये था। ठीक है जी। हाँ, तो ऑर्लैंडो इज बैनिश्ड बाय हिज ब्रदर हुज नेम इज ऑलिवर। ठीक है। अरे अरे अरे, क्या हो गया भैया? कल्चर एंड अनार्की वॉज रिटन बाय रेमंड विलियम्स, एफ.आर. लेविस, मैथ्यू आर्नल्ड, लियोनल ट्रिलिंग। कल्चर एंड अनार्की वॉज रिटन बाय, कल्चर एंड अनार्की वॉज रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक है, अब 2 मिनट का मुझे समय देना। अभी मुझे जो है ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी अभी नहीं, मतलब दैट्स ऑल फॉर टुडे तुम्हारे लिए 2 मिनट रुक जाओ अभी जरा।